हो सकता है कि बायोलॉजी के अंदर आपकी एवरेज परफॉर्मेंस आ रही है, तो आप सोच रहे हैं सर एवरेज परफॉर्मेंस क्यों आ रही है? ये 20 दिन है जो शुरू के फर्स्ट फेज के, इसमें आपको 101% ये चीजें फॉलो करनी है, 100% से भी ज्यादा। ये काम ज्यादातर बच्चे बायो के साथ करते हैं कि आखिरी के दिनों में, क्योंकि पेपर तो एनसीईआरटी से आता है, तो वो लगे रहते हैं एनसीईआरटी रीड एनसीईआरटी रीड। अभी भी देर नहीं हुई है, बनाओ और उसमें गलत आंसर्स जो भी हो रहे हैं, गलत क्वेश्चन जो भी हो रहे हैं, उनको सॉल्व करो। अपने टीचर्स से उनके बारे में डाउट्स पूछो, अगर नहीं समझ में आ रहा है उसको उसमें नोट करो। हेलो बच्चों, यहाँ स्क्रीन पे तुम देख सकते हो 350, 650, ये क्या चीज़ है? अगर तुम लोग अभी टेस्ट दे रहे हो और तुम्हारा स्कोर लगभग 300 से 350 आ रहा है, हो सकता है कोई तुमसे कह रहा हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो सरासर गलत है, ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। हम यहां पर आज डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा जो हमारे पास 45 दिनों का समय है नीट में अभी, उस दौरान हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो स्कोर है वो 350 से 650 प्लस तक पहुंच जाए। तो उसी की स्ट्रैटेजी को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी ये जो 350 से 650 तक जाने की स्ट्रैटेजी है उसके लिए। तो ये जो 350 का या 300 का तुम्हारा जो स्कोर आ रहा है, पहले ये समझो कि इसका मतलब क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है कि तुम्हारे टेस्ट में 350 नंबर आ रहे हैं। तो यहां पर तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, ये वेरी कर सकता है बच्चे से बच्चे तक। हो सकता है कि बायोलॉजी के अंदर आपकी एवरेज परफॉर्मेंस आ रही है, तो आप सोच रहे हैं सर एवरेज परफॉर्मेंस क्यों आ रही है? हो सकता है कि आपकी रिवीजन मिसिंग है। हो सकता है कि कुछ लोग कह रहे हो कि सर हम रिवीजन तो करते हैं लेकिन उसके बाद भी हमारे नंबर कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब एमसीक्यू की प्रैक्टिस मिसिंग है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे फिजिक्स की बात करते हैं, तो फिजिक्स को हम कह रहे हैं कि ये एक सब्जेक्ट है जहां पर हमारे नंबर कम आते हैं सर। तो नंबर कम क्यों आ रहे हैं? हो सकता है कि कोई टॉपिक्स हों, कोई कॉन्सेप्ट्स हों जो हमारे पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुए हैं और हम सीधे उसके एग्जाम्स दे रहे हैं या उन टॉपिक के टेस्ट दे रहे हैं और हम सही से उसमें अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट केमिस्ट्री की बात करते हैं। हो सकता है, ये एक एग्जाम्पल है, इनकंसिस्टेंट है, हमारे केमिस्ट्री में मार्क्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। तो उसकी वजह ये हो सकती है कि अगर ऑर्गेनिक की बात करें, हो सकता है ऑर्गेनिक में रिएक्शंस हमारे वीक हैं, या हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो हमने एनसीईआरटी को सही से नहीं पढ़ा है, एनसीईआरटी का जो डेटा है वो हमारे से मिस हो जाता है। तो ये कारण सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारे जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं उनमें क्या वीक पॉइंट्स हैं, कहां पर हम लैग कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारा स्कोर है वो 350 के आसपास रह जा रहा है। ठीक है, चलो और आगे बात करते हैं कि हम क्या करें इसके लिए। तो बेटा घबराने की बात नहीं है, अभी भी 650 प्लस लाने का ये फॉर्मूला है। स्क्रीन पर तुम देख सकते हो 45 दिन बचे हुए हैं। 45 दिन में तुम्हें टारगेट करना है हर चैप्टर के 50 सवाल। ठीक है, और अगर तुम ये टारगेट कर लेते हो उस स्ट्रैटेजी से जो मैं आगे तुम्हें बताने वाला हूं, तो तुम 650 प्लस जरूर पहुंचोगे, श्योर शॉट पहुंचोगे। ठीक है, तो हमारे पास दिन कितने बचे हैं, एक बार रिपीट करो, 45 डेज बचे हुए हैं, राइट। हम हर दिन में कितने क्वेश्चंस लगाएंगे एक चैप्टर के? 50 क्वेश्चंस लगाएंगे, जितने भी चैप्टर्स हम प्रिपेयर कर रहे होंगे या रिवाइज कर रहे होंगे उसके हिसाब से। और अगर तुम इसका डेटा निकालते हो 45 डेज एंड 50 क्वेश्चंस पर डे, तो तुम उस जगह पर कैलकुलेट कर पाओगे कि लगभग 2250 सवाल तुमने सॉल्व कर लिए हैं। और मुझे ये बताओ ना कि नीट के पेपर में एक सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आएंगे? 45 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो हमने यहां पर बहुत बड़ी संख्या में सवाल किए हैं। ठीक है, तो हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत सारा पोर्शन जो है या बहुत सारे तरीके के सवाल या वैरायटी के क्वेश्चंस हमारी नजर के सामने से गुजर जाएंगे, तो इससे हमको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, और ये पक्का है कि अगर आप ये काम कर लेते हैं तो 300 प्लस मार्क्स आपके ऐड हो जाएंगे। तो 350 में 300 जोड़ के आप कहां पहुंच जाएंगे बेटा? 600 प्लस पे पहुंच जाएंगे, राइट। तो अपने पे विश्वास रखो और इस फॉर्मूला को जरूर अप्लाई करो ताकि तुम और बेहतर तरीके से स्कोर कर पाओ। अब पूरी बात को मैं 3 फेज में बांटूंगा। ठीक है, ये हमारे जो 45 डेज हैं इनको हम 3 फेजेस में बांटेंगे। फेज 1 पहले 20 दिन होंगे, फेज 2 अगले लगभग 15 दिन होंगे, और फेज जो 3 होगा उसमें हमारे आखिरी के 10 दिन होंगे। तो आइए देखते हैं कि फेज वाइज हम क्या कुछ करें जिससे कि हमारा स्कोर इंप्रूव हो जाए। तो फेज 1 हमारा जो 20 दिन का है बेटा, ये बहुत क्रूशियल फेज है।
हमको यहाँ पर 20 दिनों में ये कोशिश करनी है कि हम ये जान सके कि हमारा क्या वीक पोर्शन है, हमारा कौन सा सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर्स, उस चैप्टर में कौन सा टॉपिक वीक है और हम उस पर काम कर सकें। तो हमें क्या करना होगा, हर रोज एक चैप्टर का रिवीजन करना है एक सब्जेक्ट में। रिवीजन करने के तुरंत बाद हमें वहां पर 50 टारगेटेड एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है, सिर्फ रिवीजन किया और आपने छोड़ दिया और उसके बाद आप क्वेश्चंस कर रहे हैं 4 दिन बाद, नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। नो प्रोक्रेस्टिनेशन, ये कर लेंगे। ये 20 दिन है जो शुरू के फर्स्ट फेज के, इसमें आपको 101% ये चीजें फॉलो करनी है, 100% से भी ज्यादा। तो 50 टारगेटेड एमसीक्यू करने हैं सिर्फ उस चैप्टर के, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों लगाने हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि ट्रेंड क्या क्या हो सकता है, राइट। और उसके बाद हम मॉक क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी अदर क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं। अब जब हम ये काम कर रहे होंगे तो हमको क्वेश्चंस करने से ये पता चलेगा, जो क्वेश्चन गलत हो रहे होंगे उनसे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक वीक है, उस टॉपिक को हम दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं ना तो क्या होता है कि हम रिवाइज करते हैं और फिर क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन जब हम प्रिपरेशन के एंड की तरफ आते हैं, ध्यान से समझना इस बात को, प्रिपरेशन की एंड तक आते हैं तो हम क्वेश्चंस करने, मतलब क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करने से हमें अंदाजा लगता है कि जो सवाल हमारे गलत हो रहे हैं, यानी उन टॉपिक्स में हमें उतनी क्लैरिटी नहीं है, या फिर हमने उसका इतना एप्लीकेशन नहीं किया हुआ है, यानी उस तरीके के सवाल हमने और नहीं किए हुए हैं, तो हमें वहां पर फोकस करना है। इसलिए यहां पर बेटा रिवीजन है और टारगेटेड एमसीक्यू। टारगेटेड एमसीक्यू मतलब ही यही है कि मुझे उन तरीके के सवाल लगाने हैं जो हमेशा मेरे फंस जाते हैं। ठीक है, ओके। अब जैसे यहां पर कुछ फोकस टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो फोकस टॉपिक का मतलब क्या हुआ, ये वेरी कर सकता है, लेकिन हमने जो यहां पर लिखा हुआ है उसमें आप देखोगे जो पुराने जो सालों के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको देखोगे तो यहां पर तुम्हें सेल के अंदर से तुमको 6 से 7 सवाल मिल जाया करेंगे बायो के अंदर। जेनेटिक्स देखोगे तो इवन 11 से 15 सवाल तक भी मिल जाया करते हैं। अगर आप 2022 का पेपर उठा के देखें, बहुत क्वेश्चंस आए थे जेनेटिक्स से, और ह्यूमन फिजियोलॉजी एक बहुत बड़ा यूनिट है बेटा। ठीक है, तो जो बड़े बड़े यूनिट्स हैं वहां पर अपना बहुत स्ट्रांग होल्ड बनाना है इन्हीं शुरुआत के 20 दिनों में। ठीक है, अब जैसे फिजिक्स है, लॉज ऑफ मोशन हो गया या मॉडर्न फिजिक्स हो गया, लास्ट में मॉडर्न फिजिक्स होता है, उसको बहुत स्कोरिंग पोर्शन होता है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लॉज ऑफ मोशन कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है, यहाँ पर अगर कोई चीज़ वीक है तो इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं फिजिक्स में, वो गड़बड़ होने लगती हैं। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करें, ऑर्गेनिक के रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शंस हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें तो एनसीईआरटी का डेटा है, डायरेक्ट डेटाबेस क्वेश्चन आते हैं। तो इन सब चीजों पर फोकस करना है फर्स्ट फेज में। ठीक है, फेज 1 में डे 1 to 20 क्या लिखा हुआ है, वीक सब्जेक्ट को फिक्स करिए। ठीक है, और कैसे फिक्स कर सकते हैं, रिवाइज एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्वेश्चंस गलत होंगे, उन टॉपिक्स को निकालो, फिर से रिवाइज करो, फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो ये फेज 1 में चलना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, फेज 2 में चलते हैं। अब जो अगले 15 दिन हैं, जो हमारे 21 से 35 दिन की जो दिनचर्या रहेगी वो क्या रहेगी, तो यहां पर हम लोग अब करेंगे सब्जेक्ट्स को मिक्स। अब करेंगे हम चैप्टर्स को मिक्स। जैसे हम लोग अब टाइमर बेस्ड तैयारी करेंगे। टाइमर बेस्ड तैयारी आप शुरू से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर ये आपको मैंडेटरी इसको फॉलो करना है कि 90 मिनट्स का टाइमर लगाना है और आपको 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस रखने हैं। ठीक है, 50-50-50 के रख सकते हो, ओके, और उसके लिए 90 मिनट्स लगाओ। ठीक है, और 90 मिनट्स में टाइमर लगा के आपको 3 सब्जेक्ट मिक्स करके हर रोज अटेम्प्ट करना है। 90 मिनट का टाइमर लगाना है, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए इसमें कि मैंने समय ज्यादा ले लिया टाइमर, क्योंकि खुद कर रहे हो, टाइमर लगा हुआ है। टाइमर के आसपास टाइमर जैसे ही बजेगा आपको अपना पेपर अटेम्प्ट रोकना होगा। ठीक है, क्योंकि एनटीए में भी यही होगा, नीट के एग्जाम में भी यही होगा। तो तुम्हें अपने आप से चीटिंग नहीं करनी कि और 10 मिनट ले लिए, और वो तुम्हें गलत पिक्चर देगा। ठीक है, तो तुम्हें यहां पर फोकस करना है 2 चीजों पे, मिक्स्ड प्रैक्टिस पे और स्पीड पे। यही तो बीच का फेज है, यही तो स्पीड भी बढ़ा सकते हो, यही तो तुम अपने आप को 3 सब्जेक्ट के साथ डाल सकते हो कि एक साथ मैं कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूं, मेरी प्रैक्टिस कैसे हो रही है जब मिक्स करके क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। तो ये काम आपको करना है। और
गलत आंसर्स जो भी होंगे, गलत आंसर्स को नोट उनकी जो है ना, आपने नोटबुक बनाई होगी, तो नोटबुक जो बनाई होगी उसमें आपको गलत सवाल जो हुए उसको नोट करना होगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने नोटबुक बनाई होगी, ये तो बड़ा स्टैंडर्ड तरीका होता है, सभी ने बनाई होगी। नहीं बनाई है अगर किसी ने तो अब बनाओ, ठीक है, अभी भी देर नहीं हुई है, बनाओ और उसमें गलत आंसर्स जो भी हो रहे हैं, गलत क्वेश्चन जो भी हो रहे हैं उनको सॉल्व करो, अपने टीचर्स से उनके बारे में डाउट्स पूछो, अगर नहीं समझ में आ रहा है उसको उसमें नोट करो। और रात को 15 मिनट डेली जो भी ये नोटबुक है तुम्हारी, इसको तुम्हें क्या करना है बेटा, इसको तुम्हें रिव्यू करना है, ठीक है। अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना, रिव्यू करना बहुत क्रूशियल स्टेप होता है अपनी तैयारी में, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको फॉलो करनी है। और यहां पर देख रहे हो ये जो नोटबुक है ना, नोटबुक की जो ट्रिक है, अगर ये आपने शुरू से फॉलो की हो तो अभी भी बहुत ग्रोथ हो चुकी होती है, और अगर अब फॉलो करोगे तो भी देखोगे तुम्हारे 50 से 80 नंबर तो गारंटीड बढ़ाए, मतलब बढ़ाए ही जाएंगे तुम्हारे द्वारा, ठीक है। तो इसको फॉलो करो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। थर्ड फेज जो आखिरी 10 दिन का फेज है, जो एकदम नीट आ चुका आने वाला है और 10 दिन बचे हुए हैं, उसमें हम चलते हैं आगे। तो फेज 3 डे 36 से डे 45, अब समय है फुल मॉक टेस्ट का और रिवीजन की लूप का, लगातार रिवीजन टेस्ट रिवीजन टेस्ट रिवीजन टेस्ट, यही चलना है, ठीक है। तो यहां पर तुम देख सकते हो, ये एक फ्लो चार्ट दिख रहा है तुम्हें, फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट देने हैं। फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट के बाद तुम्हें अपने रिजल्ट्स को क्या करना है, एनालाइज करना है। एनालाइज करोगे अपने रिजल्ट को, उसमें से जितने भी सवाल गलत हुए होंगे उन गलत सवालों को रिवाइज करोगे। तुम्हें यह ध्यान रखना है कि जो वीक एरियाज हैं तुम्हारे, ठीक है, उन पे काम करना है। तो उन वीक एरियाज के क्वेश्चंस और करोगे और इसी प्रोसेस को रिपीट करोगे। ये ऑन रिपीट काम चलना है। क्या करना है बेटा, फुल मॉक टेस्ट देना है, रिजल्ट एनालाइज करना है, वीक एरियाज को रिवाइज करना है और इस प्रोसेस को लगातार रिपीट करते रहना है 10 दिन तक, ठीक है। और उसके बाद आप मेन एग्जाम में जाएंगे नीट 2026 में। तो ये जो स्ट्रैटेजी है बेटा, इसमें 2 पॉइंट्स और रहेंगे कि आखिरी के जो 10 दिन हैं कुछ नया नहीं पढ़ना है। आखिरी के 10 दिनों में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। कोई दोस्त डिस्कस कर रहा है वो टॉपिक जो तुम्हारे को नहीं आता, नहीं सुनना है, मत सुनो। इधर उधर की कोई बातें मत सुनो, कौन क्या कह रहा है, ये वाला पढ़ ले वो वाला पढ़ ले, छोड़ दो वो सब। जितना तुम्हें आता है, बहुत आता है, वही तुम्हें बार बार रिवाइज करना है, उसी में अपना स्ट्रांग होल्ड बनाना है, और जो याद है उसे स्ट्रांग करो। यही मैं कह रहा हूं, जो याद है उस पर अपना स्ट्रांग होल्ड तैयार करो, ठीक है। तो ये तो था कि नीट 2026 में 350 से 650 प्लस स्कोर कैसे किया जा सकता है। अभी भी जो 45 डेज हैं उसमें भी आप कोशिश कर सकते हैं, और बिल्कुल मुझे विश्वास है कि जो लोग इस चीज को रिलीजियसली फॉलो कर पाएंगे, इसको बहुत ही निष्ठा के साथ कर पाएंगे, वो जरूर 650 प्लस स्कोर कर पाएंगे। मैंने देखा है ऐसे बच्चों को करते हुए। आखिरी के जो 45 दिन हो या आखिरी के 3 महीने हो, उनमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है बच्चों ने, ठीक है। अब मेरी तरफ से कुछ और भी बातें हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। हमें अपनी रियलिटी चेक रखनी होगी, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं। तो कुछ काम आपको करने हैं और कुछ काम ऐसे हैं जो आपको कतई नहीं करने हैं। करना क्या है वो तो आपको मैंने बता दिया, उससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो क्या नहीं करना है, ये जो हम सोचते हैं ना आज से नहीं कल से करेंगे, अब समय नहीं है। अब जब तुम दिन गिन के बैठे हो 45 दिन, तो अभी भी अगर ये सोच रहे हो कि आज से नहीं कल से करेंगे, तो फिर क्या ही मतलब बनता है इन बातों का। रात भर जागो, नींद सैक्रिफाइस करो। तुम में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार अब तो कम समय बचा हुआ है, ठीक है, अब कुछ ही समय है, थोड़ी सी नींद कम कर देता हूँ और टाइम निकाल लेता हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि हम अगर अपनी फिजिक को गड़बड़ करेंगे, फिजिकल अपनी जो हेल्थ है उसको कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो हमारी मेंटल हेल्थ तो वैसे ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, है ना। तो एक चीज ये है कि भैया ये सब काम मत करो कि रात भर जागो। जो तुम्हारी दिनचर्या है, जैसे तुम पढ़ते आए हो, रात का समय सोने का है, रात को सोइए। 6 से 7 घंटे की नींद तो आप जरूर लीजिए, नहीं तो मेंटल कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अगर आप बहुत कम सोते हैं तो आप कंफ्यूज होंगे, बहुत ज्यादा सोएंगे तो भी आप कंफ्यूज होंगे चीजों को। जो ब्रेन है हमारा, ये तो साइंस बताती है कि हमारा जो ब्रेन है वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता, चीजों को समझ नहीं पाता सही से, अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो।
दूसरी बात, नए टॉपिक्स कोई भी आखिरी के दिनों में नहीं करने हैं, 10 दिन हो 15 दिन हो, मतलब अब जो टाइम है उसमें नया कुछ मत करो। शुरू के 20 दिन जो बताए उसमें जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स हैं उस पर अपना काम कर लो, लेकिन उससे आगे नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। आप अपने आप को परेशान कर रहे होंगे अगर ऐसा करते हैं तो, ठीक है। सिर्फ पढ़ना, प्रैक्टिस नहीं। ये काम ज्यादातर बच्चे बायो के साथ करते हैं कि आखिरी के दिनों में, क्योंकि पेपर तो एनसीईआरटी से आता है तो वो लगे रहते हैं एनसीईआरटी रीड, एनसीईआरटी रीड, एमसीक्यूज नहीं लगाते हैं। जितने भी बच्चे, मैं एकदम 100% सत्य बात बोल रहा हूं, जितने भी बच्चे बायो में एमसीक्यू सॉल्व करना बंद कर देंगे इन 45 डेज में, उनका स्कोर बायो में नीचे चला जाएगा। और नीट 2025 में बायो ने नैया पार लगाई थी, ये आप समझिए, बहुत क्रूशियल पॉइंट बता रहा हूं मैं। तो ये मत करना कि सिर्फ रिवाइज करेंगे, एमसीक्यूज नहीं करेंगे। मिक्स होना है, बैलेंस होना है, ठीक है। आगे, मॉक टेस्ट के बाद एनालाइज ना करना, ये भी गलत बात है। मॉक टेस्ट देने का मतलब क्या है? टेस्ट होता क्या है? टेस्ट एक अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। प्रैक्टिस एक अपॉर्चुनिटी होती है गलती करने की। क्या असली वाले नीट के एग्जाम में गलती करना चाहोगे? नहीं, कतई नहीं। एक भी सवाल अगर गलत होगा तो तुम्हें बहुत दुख होगा, ठीक है। और यहां पर करियर का सवाल है, तो इस तरीके की सोच मत रखिएगा कि आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, कि मॉक टेस्ट तो देते जाएंगे। एनालिसिस बहुत जरूरी है, अपनी गलतियां जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि याद करो, तुमने जितने भी टेस्ट आज तक दिए होंगे, तुम्हें याद कौन सा सवाल रहता है? जो सही हो जाता है वो याद रहता है, या जो गलत हो गया था वो याद रहता है? जो सवाल गलत होता है वो याद रहता है। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, इसीलिए एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मैं और बात तुमसे करना चाहता हूं भैया, एक बोनस टिप के बारे में, जो सब लोग इग्नोर करते हैं। वो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम यहां पर देख सकते हो। एक तरफ क्या देख रहे हो तुम? चंदा मामा बने हुए हैं भैया। अपनी जो नींद है उसको भरपूर लीजिए, 6 से 7 घंटे कम से कम सोइए जरूर, ठीक है। हो सकता है आप रात में जागते हो, लेकिन कोशिश करिए अपनी जो स्लीप साइकिल है उसको सेट करिए प्रॉपर। जो सर्केडियन रिदम है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसको सेट करिए। क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा वो जिस टाइमिंग में होगा उस टाइमिंग में आपको नींद नहीं आनी चाहिए। जो लोग रात में सोते हैं, रात में जगते हैं, वो फिर दिन में सोते हैं। नीट का एग्जाम तुम्हारा कब होगा? दोपहर में होगा, 2 से 5 होगा। तो कोशिश करो 2 से 5 के बीच में ना तुम खाओ ना तुम सो। अभी से अपनी बॉडी को ट्रेन करो उस दिन के लिए कि 2 से 5 के बीच में ना तुम्हारा सर दर्द हो इस चक्कर में कि तुमने खाया नहीं था, ना तुम्हारा सर दर्द हो इस चक्कर में कि तुम्हें नींद आ रही थी, ठीक है। तो ट्रेन करो अपने बॉडी को, अपने माइंड को। ब्रेन मेमोरी रात को कंसोलिडेट करता है, मेडिकल साइंस बताती है। जितनी भी आप चीजें दिन भर ऑब्जर्व करते हैं, जो कुछ आपकी दिनचर्या होती है, उसको मेमोरी में कन्वर्ट कब करता है ब्रेन? रात को करता है। रात को ही बॉडी के अंदर रिपेयर साइकिल भी चालू होती है। डाइजेशन में लिवर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, और लिवर की जो रिपेयर साइकिल है वो भी रात को 11 बजे से 3 बजे के बीच में चलती है। तो ये तो साइंस ही प्रूफ कर रही है कि आपको ये जो नींद है ना, ये नींद जरूर पूरी करनी है, नहीं तो बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। और दूसरी बात, अभी तक हो सकता है तुम बाहर का खा रहे थे, तुम फास्ट फूड खा रहे थे, तुम मोमोज, पिज्जा, बर्गर, जो भी तुम्हारा मन कर रहा था खा रहे थे, लेकिन अब ये काम मत करिए। आखिरी के जो दिन हैं उनमें आप अपनी डाइट बहुत अच्छी रखिए, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बुरा हो जाएगा किसी के लिए अगर आखिरी के दिनों में उसकी कोई तबीयत खराब हो जाए, किसी गलत खान पान की वजह से तबीयत खराब हो जाए, ना पढ़ाई हो पाएगी ना रिवीजन हो पाएगा, और फिर तो आगे तो आप समझदार ही हो क्या हो सकता है। तो डाइट और हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। ग्लूकोज इज़ योर ब्रेन फ्यूल। पानी पियो, जंक फूड को कम करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी बहुत क्रूशियल हैं, बहुत लोग ध्यान नहीं देते। और जिस दिन नीट का एग्ज़ाम होगा उस दिन भी इन चीज़ों को फॉलो करना है। ये नहीं कि नीट से पहले, खुद सोच के देखो ना, नीट का एग्ज़ाम कल है, आज रात को तुम पूरा जग रहे हो और तुम सही से खा पी नहीं रहे हो, अगले दिन तुम्हारा एग्ज़ाम में क्या होगा, है ना। तो ये जो चीज़ हम है ना फॉलो करेंगे बेटा, 45 डेज से फॉलो करेंगे लगातार, ठीक है। तो बस मेरी तरफ से यही है, यही सारी बातें हैं तुम्हारे लिए। और कल कभी नहीं आता, सबने सुना है, तो आज से ही शुरू करो। नीट तुम्हारा है और बेटा तुम तैयार हो। 350 से 650 प्लस तक की अपनी जर्नी पूरी करो, और फ्लाइंग कलर्स के साथ अपना रिजल्ट जो है, अपने रिजल्ट का जो परचम है नीट 2026 का, वो लहरा दो, ठीक है, मेरी तरफ से
ऑल द बेस्ट। इस स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से फॉलो करिएगा और बहुत तरक्की करिए जीवन में। थैंक यू। ऑल द बेस्ट बच्चों।